मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। कल हमने संधि वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लिया है। आप सभी को अच्छे से वो समझ में आ गया होगा। आज हम करेंगे शब्द व्यवस्था। चैप्टर 4 है शब्द व्यवस्था। इस चैप्टर में हम करेंगे शब्द की परिभाषा और शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण है वो किन किन आधारों पर किया गया है। तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो पाठ है हमारा शब्द विचार। शब्द क्या है? वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे कमल, नदी, पानी आदि। तो निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, या कह सकते हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कि जो वर्ण हैं, जब उनका हम सार्थक यानी कोई ना कोई अर्थ हो, ऐसा कोई समूह बनाते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं। लेकिन उनका क्या होना चाहिए? एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, तभी वो शब्द कहते हैं। अगर उनका कोई निश्चित शब्द अर्थ नहीं होता तो वो शब्द नहीं कहलाते। भाषा में अर्थ या विचार का विशेष महत्व है। विचारों को व्यक्त करने में ही ये शब्द सहायक है। शब्द सार्थक होते हैं तथा शब्द वर्णों के विशिष्ट क्रम से ही बनते हैं। कि जो शब्द हैं, वर्णों का जो एक क्रम होता है उसी के अनुसार बनते हैं। अब आगे हम इसमें आज पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। कि जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। यानी कोई शब्द लिखा हुआ है, उसको जब आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो वाक्य में जब वो शब्द लिखा जाएगा तो वो शब्द ना कहलाकर क्या कहलाएगा? पद कहलाता है। ठीक है बेटा। अब है शब्दों का वर्गीकरण। जो शब्द है उनका वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर किया गया है बेटा। आपकी बुक में 5 आधार पर दे रखा है, तो शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 ही आधार पर है। स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और जो प्रयोग के आधार और व्याकरणीय प्रकारों के आधार पर है बेटा। वो एक ही आएगा कि या तो आप उसको प्रयोग के आधार पर कर सकते हो या व्याकरणीय प्रकार के आधार पर। तो शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 आधार पर है। पहला है हमारा स्रोत के आधार पर शब्दभेद। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्द भंडार 5 प्रकार के। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हो गया कि यानी कि उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है शब्दों की। तो इस आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो सबसे पहले है आपका तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द तत् प्लस सम से बना है। तत् का अर्थ होता है उसके यानी संस्कृत, और सम का अर्थ होता है समान। तो संस्कृत के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द क्या है बेटा? कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और उनको हम वैसा का वैसा हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो है आपके तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, पुष्प, सूर्य, दंत, मुख, हस्त, कर्ण आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आए। कि जो शब्द संस्कृत के थे लेकिन उन्होंने हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया, वो कहलाते हैं आपके तद्भव शब्द। जैसे अग्नि का तद्भव बन गया आग, पुष्प का तद्भव बन गया फूल, सूर्य का बन गया सूरज, दंत का दांत, मुख का मुंह, हस्त का हाथ, कर्ण का कान। तो इस प्रकार से। फिर है आपके देशज शब्द। तो देशज का अर्थ होता है देश प्लस जय, यानी देश में उत्पन्न हुए। तो जो देशी भाषा के हमारे आंचलिक भाषा के जो शब्द हैं, हिंदी शब्दावली में देश के विभिन्न भागों लोक भाषाओं के कुछ ऐसे शब्द आ गए जिनके स्रोत का ठीक से पता नहीं चलता, ये देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ शब्द हो गए गाड़ी, पगड़ी, भिंडी, लोटा, तो इस तरह के शब्द। विदेशी शब्द या इनको आगत शब्द भी कहते हैं। आगत का अर्थ होता है आया हुआ। तो आगत शब्द वे हैं जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, और हिंदी में अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी आदि विदेशी भाषाओं से अनेक शब्द आ गए। इन्हें आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। यानी जो विदेशी भाषा के शब्द हैं और उनका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं आपके आगत शब्द या विदेशी शब्द। फिर है आपका संकर शब्द। संकर शब्द वे हैं जो 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं। जो अलग अलग भाषाओं के 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? आपके संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, तो रेल हो गया अंग्रेजी का, गाड़ी हो गया हिंदी का। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का और घर हिंदी का। छायादार, छाया और दार, तो छाया हो गया संस्कृत का, दार हो गया फारसी का। फिर है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। 3 भाग कौन कौन से हो गए? रूढ़, यौगिक और
योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द क्या है? इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। जो रूढ़ शब्द हैं इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। ये शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं और दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते। ये शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं और उसी अर्थ में प्रचलित होते हैं। इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। तो रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, कि किसी प्रचलित अर्थ में, निश्चित अर्थ में वो क्या हो गए? रूढ़ हो गए हैं और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, वो है आपके रूढ़ शब्द। जैसे पेड़, सोना, कल, पुस्तक, पानी आदि। फिर है आपके यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द वे हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक शब्द हैं जो दो या दो अधिक शब्दों के योग से बने हैं। इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे सेनापति, सेना और पति दो शब्दों से मिलकर बना। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक और आलय। यानी यौगिक शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मेल से बने और जब हम उनके टुकड़े करते हैं, यानी उनको जब दो भागों में हम बांटते हैं, तो उन दोनों का ही कोई ना कोई अर्थ होता है, दोनों शब्दों का। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक अर्थ में रूढ़ हो गए। जो शब्द यौगिक होते हुए, यौगिक मतलब कि जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए हैं लेकिन एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए, लेकिन किसी निश्चित अर्थ में क्या हो गए? वो रूढ़ हो गए, उन्हें कहते हैं हम योग रूढ़ शब्द। जैसे शब्द है जलज, जल प्लस जय, अर्थात जल में उत्पन्न। पर यह शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया, यानी जलज यानी जल में उत्पन्न। जल में बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं, लेकिन जलज हम किसके लिए बोलते हैं? कमल के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये शब्द क्या हो गया? कमल के लिए रूढ़ हो गया है। पीताम्बर, पीत और अंबर यानी पीले वस्त्र। लेकिन पीताम्बर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? श्री कृष्ण के लिए। लंबोदर, लंबा उदर यानी जिसका लंबा उदर है। तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? गणेश जी के लिए। तो इसी प्रकार से कि जो शब्द दो या दो से अधिक से मिलकर बने हुए हैं लेकिन वो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए, वो कहलाते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। अब है आपका आगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द हैं वो चार भेद हैं: पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अलेखार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ देने वाले शब्द। पर्यायवाची यानी जिनका अर्थ समान हो लेकिन क्या हो जाता है? शब्द अलग अलग प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अग्नि से बना आग, पावक, अनल, ज्वाला, हवा, वायु समेत, पवन, अनिल। विलोमार्थी शब्द किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले विपरीतार्थिक शब्द हो गए। ज्ञान, अज्ञान, योग्य, अयोग्य। एकार्थिक शब्द जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो और वही सदा रहे, वो कहलाते हैं आपके एकार्थी शब्द। जैसे घर, पानी, पत्नी। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो कहलाते हैं आपके अनेकार्थी शब्द। जैसे कि अंबर है, इसके दो अर्थ हो गए, एक तो आकाश, दूसरा वस्त्र। कर, हाथ, टैक्स, हाथी की सूंड। कनक, सोना, धतूरा। तीर, बाण, नदी का किनारा आदि। और इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर या प्रयोग के आधार पर शब्दों का भेद है। इस आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? वे शब्द जिनका प्रयोग करते समय लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन आ जाता है। कि ऐसे शब्द जिनका हम प्रयोग करते हैं तो उस समय उनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। ये हैं आपके चार: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वो कहलाते हैं आपके अविकारी शब्द। तो ये हैं आपके पांच: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये यानी जिनमें कुछ लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन नहीं आता वो कहलाते हैं आपके अविकारी शब्द। बाकी बेटा इनके जो ये दोनों टॉपिक हैं आपके विकारी और अविकारी, ये हम आगे वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अब है इसके प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर हुआ है? रचना के आधार पर शब्दों के कितने भागों में बांटा गया है? और स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ये आप चारों प्रश्न उत्तर खुद ही नोटबुक में नोट करेंगे। आगे है निम्नलिखित में से तद्भव, तत्सम, देशज। और यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको क्या करना है? ये बॉक्स दे रखे हैं, इनके अंदर जो तत्सम शब्द का है वो तत्सम शब्द में लिखना है, तद्भव तद्भव में, देशज, आगत और संकर। फिर इसी प्रकार से आपको कुछ शब्द दे रखे नीचे: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अलग अलग यहाँ पर बहुत सारे शब्द दे रखे हैं आपको। रूढ़ शब्द हैं जैसे घर, आदमी, सुंदर, महान।
यौगिक प्रधानमंत्री पुस्तकालय, योग रूढ़ में दशानन, पीताम्बर, पंकज और जलद। सही कथन के सामने सही, गलत के सामने गलत। अग्नि शब्द है वो तद्भव शब्द है, गलत। कौन सा है? तत्सम। ज्योनार यह देश शब्द है, गलत। डॉक्टर शब्द आगत है, सही। सूरज शब्द तत्सम है, गलत। अक्षी शब्द तत्सम है, सही। फिर है नीचे शब्दों के हिंदी पर्याय लिखने हैं, तो फिजिक्स भौतिक, संचार स्थानांतरण, अर्थशास्त्र पूंजी प्रेषण। पर्यायवाची दो दो, अग्नि का आग पावक, वायु हवा पवन, सूर्य सूरज रवि, पृथ्वी भू धरती। विलोम शब्द में है आपके सत्य असत्य, योग्य अयोग्य, प्रकाश अंधकार, प्रशासन निंदा। दो दो अर्थ लिखने हैं, तीर के दो अर्थ हो गए, बाण और नदी का किनारा। कर हाथ और टैक्स, आम फल और एक साधारण, यानी आम आदमी जो बोलते हैं वो साधारण। दंड सजा और दंडा। तो बेटा आपको ये एक्सरसाइज हैं जो बुक में फिल करनी है और प्रश्न उत्तर नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। Good morning, class. This is Anju ma'am, your maths teacher. So let's start our today's class. In the previous class, we discussed our exercise 6.1, and in chapter 6.1, we discussed about the algebraic expression. As I told you already, that algebraic expression क्या होता है? हमारे पास combination होता है किसका? वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का। तो 6.1 में हमने क्या करा था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ग्रुपिंग द सेम टर्म्स, मतलब कि हमारे पास वेरिएबल्स वाले क्या करते हैं, हम सेम टर्म को करते हैं, उनके वन को ऐड करते हैं। सेम लाइक यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो 6.2, सो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब कि यहाँ पे -1/5, ठीक है। और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है उनको एक साथ लिख लेते हैं। और उसके बाद जो वेरिएबल्स बच गए, वेरिएबल्स में क्या हमारे पास a की पावर 3 b स्क्वायर, और उसका मल्टीप्लिकेशन है a b की पावर 3 और c, ठीक है। यहाँ कैंसिल आउट होते हैं, 5 1 5, 5 3 15, तो -3/16, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ठीक है। नाउ वेरिएबल्स में क्या होगा? वेरिएबल्स में भी सेम होगा, क्या होगा? सेम टर्म्स जो होगी वो सेम से ही मल्टीप्लाई होगी वेरिएबल से। अगर वहाँ डिफरेंट दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर a मल्टीप्लाई ए बी है, तो यहाँ पे a और a कॉमन है, तो मतलब a की पावर क्या हो जाएगी 2, और उसके साथ b ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? बीच में डॉट है, और डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इन केस c होता है यहाँ पे, तो c इन दोनों में किसी के साथ हुआ नहीं है, तो यहाँ पे अलग से c आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है। अब यहाँ देखो a की पावर 3 और आगे कितना है? a पावर और है, तो मतलब क्या हो गया? a की पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? a की पावर 4 हो गया। नाउ b देखो, b यहाँ 2 है और यहाँ कितना है? 3, तो b की पावर कितनी हो गई? टोटल 5, और c यहाँ पे सिर्फ सिंगल है, इसीलिए c एज इट इज सिंगल है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्या है? सेम टर्म्स को देखना है, और सेम टर्म्स की पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अगर डिवीजन में होता है तो पावर्स क्या हो जाती है? माइनस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे a की पावर 3 और नीचे a की पावर 5 होता, तो पावर्स क्या हो जाती? सब्ट्रैक्ट, मतलब 3 और माइनस ऊपर आ जाता है, ये क्या हो जाएगा? a की पावर -2, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई करना है अगेन, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास? ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब यहाँ पे जो दो टर्म है उनको किससे करना है? यहाँ की दो टर्म से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म उठाओ यहाँ वाली, ठीक है। इसको क्या करना है? हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 5x² मल्टीप्लाई होगा किससे? 3y से, ठीक है। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस, तो यहाँ माइनस 5x² इससे मल्टीप्लाई होगा 6x² से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म, अब हमें क्या करना है? 2y² को करना है किससे? इन दोनों से अगेन मल्टीप्लाई। प्लस साइन है पहले, तो 2y³ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3y से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा अगेन, और क्या हो जाएगा? 6 2 जा, चलो इसको वैसे ही करके 2y की पावर 3 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 6x²y, ठीक है। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल से मल्टीप्लाई हो गई 15 आ गया, ठीक है। अब जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में क्या है? x² इस यहाँ पे पावर नहीं है, तो x² हो जाएगा, और y की यहाँ 1 थी और यहाँ 1 थी, तो क्या हो जाएगी? y की पावर 2। देखो y मल्टीप्लाई विद y कितना होता है? y का स्क्वायर होता है। y को 3 बार लिख देंगे, अगर y की पावर 3, ठीक है। तो ऐसे ही अब हमारे पास नेक्स्ट में माइनस साइन है, 5 मल्टीप्लाई विद 6 30 हो गया। अब वेरिएबल्स को करते हैं। वेरिएबल में यहाँ x², यहाँ पे x², क्या हो गया? पावर ऐड हो गई, और कितना बन गया? 4। y की पावर कितनी हो गई? 2। नेक्स्ट
प्लस साइन है 2 मल्टीप्लाई विद 3 6, न्यूमेरिकल की हो गया, वेरिएबल की देखो y की पावर 3 y की पावर 1 कितना हो गया y की पावर 4। नेक्स्ट में अब हमारे पास माइनस साइन है और 12 हो गया न्यूमेरिकल की वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर की कोई कोएफिशिएंट नहीं, एक्स स्क्वायर का और कोई नहीं है तो हम एक्स लिख देंगे, y की पावर 3 और यहाँ y की पावर 1 तो मतलब y की पावर 4। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, जब भी ब्रैकेट्स दी हो ना फर्स्ट नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, साइन ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, पहले इस वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लिकेशन, देन 2y³ को भी हम किससे करेंगे, दोनों से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जहाँ नेगेटिव साइन है वहाँ नेगेटिव। उसके बाद हमने क्या करा है यहाँ पे आफ्टर एक्सपेंडिंग द टर्म्स तो हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स विल मल्टीप्लाई टू न्यूमेरिकल्स एंड वेरिएबल विल मल्टीप्लाई टू वेरिएबल्स, बट वेरिएबल्स क्या होनी चाहिए, सेम वेरिएबल विल मल्टीप्लाई टू सेम वेरिएबल, अदरवाइज हम उनको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अगर उनके और कोई उनके सिमिलर या लाइक टर्म्स ना मिले तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इन द नेक्स्ट वन वी हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। सो यहाँ देखो फर्स्ट देयर इज अ ब्रैकेट, दैट मीन्स यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन, नाउ साइन हो गया मतलब ये डिफरेंशिएट, मतलब यहाँ पे क्या है दो टर्म्स है। ठीक है, प्लस साइन माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन तो वो नहीं करता, प्लस और माइनस क्या करते हैं उनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ कितनी टर्म्स है, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है। ठीक है, दो टर्म है, पहले हम क्या करेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन अलग से, और बीच में साइन क्या है प्लस। ठीक है, तो वही सेम रूल लगेगा यहाँ पे, अगर 3 भी है तो फर्स्ट वाले x3 से मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों से, देन y को हम किससे करेंगे, इन तीनों से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले x को करते हैं, x मल्टीप्लाई विद x, साइन क्या है प्लस है यहाँ माइनस है, क्या हो गया माइनस ऑफ x मल्टीप्लाई y, अगेन प्लस और माइनस तो क्या हो गया x को मल्टीप्लाई करेंगे x y से। ठीक है, नेक्स्ट में अब हमारे पास y से करेंगे इन सबको, y यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो क्या हो गया y मल्टीप्लाई विद x। नाउ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, y मल्टीप्लाई विद माइनस, और फिर से अगेन माइनस बिकॉज प्लस है यहाँ पे और यहाँ क्या हो गया माइनस, में क्या हो जाएगा y मल्टीप्लाई विद एक्स वाई। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ लिख देती हूँ मैं नीचे, तो फिर से क्या होगा x को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से, लेकिन यहाँ देखो यहाँ प्लस साइन और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x मल्टीप्लाई विद x। नाउ x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे y से, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई y प्लस साइन के साथ, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस तो क्या हो गया x मल्टीप्लाई विद एक्स वाई प्लस साइन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम माइनस वाई मल्टीप्लाई विद माइनस एक्स, माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस इज प्लस, सो प्लस ऑफ वाई मल्टीप्लाई विद एक्स। नेक्स्ट में माइनस मल्टीप्लाई विद प्लस माइनस, माइनस ऑफ वाई मल्टीप्लाई वाई, अगेन माइनस मल्टीप्लाई विद प्लस माइनस ऑफ वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई। ठीक है, वही सेम करा है, फर्स्ट इसको उठाएंगे तीनों वैल्यू से वो करेंगे, साइन देख लेंगे, फिर इसको उठाएंगे तीनों वैल्यू से, यहाँ पे आगे एक और ब्रैकेट थी यहाँ मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए इसमें भी सेम रूल लगा है। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, x और x है तो मतलब x मल्टीप्लाई x कितना होता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस साइन है, दोनों अलग अलग है तो क्या लिख देंगे सिंपली एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि दोनों को हम मल्टीप्लाई एक दूसरे से कर नहीं सकते। नेक्स्ट में देखो x और एक्स वाई, तो यहाँ पे एक और टर्म x की आ रही है तो क्या बन गया यहाँ पे x की तो पावर 2 बन गई और y सिंगल रह गया। ठीक है, इसके बाद एक्स वाई है यहाँ पे, अगेन ये क्या हो जाएगा y की पावर 2 और ये कितना हो गया माइनस ऑफ, यहाँ y कितने दो बार है और x का सिंगल टाइम तो एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं क्या है हमारे पास, ये जो इसके साथ प्लस में वैल्यू थी ना वो मैंने नीचे लिखी है। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई विद x और माइनस साइन के साथ क्या हो गया एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट में यहाँ आते हैं प्लस साइन और x और y दोनों अलग अलग है तो इसीलिए एक्स वाई। नेक्स्ट टर्म है अब हमारे पास x और एक्स वाई, तो यहाँ देखो x और x कितना हो गया एक्स स्क्वायर और y सिंगल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास प्लस साइन और एक्स वाई है, इससे नेक्स्ट माइनस और वाई स्क्वायर है, इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है x और वाई स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ कैंसिल आउट होता है क्या, यहाँ पे सेम टर्म ही कैंसिल आउट हो सकती है। ठीक है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल देखो 9 कुछ लिखा है प्लस 10 और माइनस 9, क्या होगा 9 माइनस 9 0 बोल सकते हैं हम। इसी तरह यहाँ होता है कि हम सेम टर्म्स को क्या कर सकते हैं यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं जो प्लस माइनस में हो। ठीक है, लेकिन अगर प्लस प्लस में हो तो हम क्या कर देंगे, माइनस माइनस में हो तो हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस में और यहाँ माइनस में कैंसिल आउट हो गया। नाउ एक्स वाई यहाँ देखो, एक्स वाई यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का है, इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर वाई हमारे पास एक ही आया था। ठीक है, यहाँ प्लस में और यहाँ क्या है माइनस में, कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट माइनस वाई स्क्वायर दोनों सेम है तो मतलब माइनस 2 वाई स्क्वायर।
बिकॉज -1 कितना होता है -2, ठीक है। नेक्स्ट वन है अब हमारे पास है xy स्क्वायर। अब और टर्म भी है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन दोनों ही क्या है माइनस, तो दोनों सेम साइन है, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे और 2xy स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं xy और यहाँ पे भी xy, तो मतलब क्या बन गया +2xy, ठीक है। अब इसके अलावा कोई टर्म नहीं रहती, यहाँ पे xy तक है, ये xy इसमें ऐड हो चुका है, ये y स्क्वायर इसमें ऐड हो चुका और ये इसमें ऐड हो चुका, तो इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन हमें सिंपली क्या करना है, जहाँ प्लस या माइनस हो वहाँ पे क्या है डिफ्रेंशिएट कर रखा है, मतलब वहाँ पे टर्म्स को अलग कर रखा है। तो उससे पहले वाली जो ब्रैकेट्स में जो साइन है, मतलब ब्रैकेट्स है उनका मतलब मल्टीप्लाई, तो इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सिंपली मल्टीप्लाई करके उनको सॉल्व करना, जो कैंसिल आउट हो, ठीक है, अदरवाइज हम उनको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इससे जो नेक्स्ट है उसमें आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, मतलब वहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, तो जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ x की वैल्यू पुट कर देना और पावर्स में तो पावर्स को सोल्व करके लिखना है। जैसे 2 की पावर, जैसे x की पावर 3 और वहाँ x की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, तो 2 की पावर 3 कैसे लिखेंगे 2 × 2 और मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 3 टाइम्स, तो 8 हो जाएगा। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया कैलकुलेट करना है किसका, रेक्टेंगल का। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, जिसकी लेंथ है हमारे पास और ब्रेथ है 5m - 3n और 4m - n। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेथ, यहाँ लेंथ कितना है 5m - 3n, मल्टीप्लाई किससे करना है 4m - n, सेम बन गया, ठीक है। क्या हो जाएगा अब हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल 5m को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 5m मल्टीप्लाई विद 4m, ठीक है। अगेन 5m को इससे करेंगे, लेकिन यहाँ प्लस साइन यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा 5m मल्टीप्लाई किससे होगा n से, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस है, तो क्या हो गया 3n मल्टीप्लाई होगा 4m से और माइनस साइन के साथ, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, क्या हो गया प्लस, और 3n हम मल्टीप्लाई होगा n से। सेम टर्म्स को क्या करेंगे हम पावर्स में ऐड अप हो जाएगी, अदरवाइज हम उनको एज इट इज उसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो यहाँ 5 और पहले न्यूमेरिकल को करते हैं, 5 और 4 का क्या हो जाएगा 20 और m है तो m स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट में माइनस है 5 और यहाँ 1 है तो 5 ही हो गया, दोनों अलग अलग है तो इसीलिए m ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट में अब हम आते हैं माइनस साइन है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल की मल्टीप्लिकेशन करते हैं 12, n और m है तो मतलब m हो जाएगा। नेक्स्ट में अब हम करते हैं 3 और n है तो n स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, लेकिन ये दोनों टर्म्स क्या है सेम है और इनमें क्या हो सकता है एडिशन हो सकता है। सो 20 ऑफ m स्क्वायर माइनस 12 और -5 - 12 कितना हो गया -17 mn और प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गॉट ऑल द कंटेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Good morning, my dear student of class 8. This is Vinita ma'am, your science teacher. Student, in our previous video, we have read about the chapter 13 content, that was how the sound produced, what are the characteristics of the sound, characteristics of the vibration, what is vibration. Now in this video we will read about the topic, that is how sound travels. So student, before discussing this content, I would like to show you few terms that you have to write it in your fair notebook. Let's see. Students, see the content are the terms, that is first is vibration, the to and fro or back and forth motion of an object is called vibration. किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जो मतलब टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन होता है उसे हम वाइब्रेशन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइब्रेशन आर एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंड द साउंड इज a form of energy that produces the sensation of hearing. It is produced by making the objects to and fro and back and forth. The same is that like that vibration. Students, see what is the sound. Sound क्या होती है? First of all, it is a form of energy that is produced by making the object. जब कोई भी object to and fro motion में आता है, back and forth movement होता है, उसमें vibration होती है, that can be said that it is the sound is producing. And the characteristic of sound are the loudness, pitch, quality and timbre. Quality or timbre, the both are the same. Okay, so these all decide the sound. Now how sound travels. Student, sound कैसे travel होता है? Sound जो student, it travels through a medium or the vibration cause surrounding layer of air to vibrate. A vibrating source can be sound coming from a drum, speaker of a radio and the mouth of a
person, that is the vocal cord, car engine, flying plane, एक्सेट्रा. सी स्टूडेंट क्या होते हैं, देखिए कोई भी साउंड किस तरीके से किसी भी सोर्स से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. बिकॉज क्या होता है स्टूडेंट, सी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, एक वाइब्रेटिंग सोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसके पास वाइब्रेटिंग है, मीन्स उसमें वाइब्रेशन हो रही है, लाइक ड्रम हो गया, स्पीकर हो गया, रेडियो का, किसी भी पर्सन के माउथ से कैसे वॉइस आती है, वोकल कार्ड में जो फेरिंग्स होते हैं वो जब मूव करते हैं. ओके, सो लाइक दैट मीन्स फ्लाइंग प्लेन है, जिस भी ऑब्जेक्ट से वाइब्रेशन हो रही है, साउंड आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज़ अ सोर्स, वो एक सोर्स से ही साउंड प्रोड्यूस होती है. एंड होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके आसपास की जो सराउंडिंग लेयर ऑफ एयर होती है, दैट इज़ द मेन, कि सराउंडिंग एयर जो लेयर होती है एयर की, जब वो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके आसपास, वो एक दूसरे से टकरा करके दे प्रोड्यूस द वाइब्रेशन. सो दैट इज द रीजन कि वहाँ से क्या होता है, वाइब्रेटिंग लेयर ऑफ एयर से क्या होता है, वाइब्रेशन होती है. एंड वो वाइब्रेशन जो है कीप ऑन मूविंग मीन्स कॉन्टिन्यूसली फ्लो होती रहती है. अब ये ऑब्जेक्ट, सपोज दैट ये एक मॉलिक्यूल है, दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल. अब इस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हुआ, देन इससे अटैच्ड ये मॉलिक्यूल है, इसने इसमें ट्रांसफर किया. सो दिस लाइक दैट, ये मूविंग कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं. सो दे क्रिएट अ साउंड वेव थ्रू एयर एंड रीचेज अवर ईयर, दैट कैन बी सेड दैट साउंड इज ट्रैवलिंग. सी ऑर्डिनरी जनरली क्या होता है, जो साउंड होता है ट्रांसमिटेड होती है एयर मीडियम के थ्रू, बिकॉज एयर इज द मीडियम दैट हेल्प्स टू साउंड टू ट्रैवल. ओके, होता क्या है एयर में साउंड प्रोपोगेट होने के लिए किस फॉर्म में, फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्म क्या है, किस तरीके से, एक मीडियम जो हम बात कर रहे हैं मीडियम की, तो ये ट्रैवल किस तरीके से होती है, मतलब मीडियम तो है एयर, ओके, बट उस एयर में भी ट्रैवल होने के लिए मीडियम तो हो गया, बट कैसे, हाउ. सो द कंप्रेशन एंड द रेयरफेक्शन is the form in which sound is propagated. Okay, see here, this is the compression part, this is the rarefaction part. Compression part means the molecules are in a compressed, and the rarefaction part means the molecules are the rare. These all are the molecules of the air. It is the source, it is the object through which the sound have to travel from here to the ears of a person. Okay, see what happen, जब इस जो ये ऑब्जेक्ट है, आप कह सकते हैं इसका जो ईयर ड्रम है, मीन्स इस स्पीकर का जो ड्रम है, इसके जो पर्दे हैं, जब कोई भी साउंड यहाँ से निकलती है तो वो क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ड्रम को बीट करती है. इस ड्रम के पास जो ये मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाइब्रेट होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स मूव होकर के यहाँ तक आते हैं, कंप्रेशन तक, यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ये मूव होकर रेयरफेक्शन तक, रेयरफेक्शन से फिर कंप्रेशन, देन रेयरफेक्शन, देन कंप्रेशन, देन रेयर. So like that, one by one they all travel through from here to there. So like that, in this way we can say that the molecules of air when get the vibrate, one by one they produce the sound that required through the medium air. Air के through होते हुए हमारे ear तक जाती है. So this was the propagation of the sound, कि किस तरीके से travel कर रही है. Okay, example I have told you that this was the speaker का, same like that. इसमें क्या होता है, डायफ्रागम जो है उसका ड्रम जो हम कह सकते हैं वो मूव करता है, मतलब बैक एंड, तो ये क्या करता है, जितने भी हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है. एक डिस्टर्ब हुआ, देन इट डिस्टर्ब द अनदर वन, तो लाइक दैट ऑल दीज मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब द एडजेसेंट एयर मॉलिक्यूल्स. सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूइंग, और ऑल टाइम जब ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, देन व्हाट हैपन, इट फॉर्म्स अ साउंड वेव. तो वो एक साउंड वेव बनाता है फ्रॉम compression to rarefaction. Okay, so like that, in this way, to and fro motion, to and fro vibration of the object transfer the energy from one molecules to another, so that in this way, so like that we can say that the sound travel from one medium to another. So student, we were talking about the medium. So इसमें हम क्या कह सकते हैं कि साउंड को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ये जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हुए मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो जाता है. बिकॉज किसी भी मीडियम, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वन वाइब्रेट होता है देन ओनली अनदर वाइब्रेट होता है. सो लाइक दैट वी कैन से दैट द जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसी में ही मतलब
साउंड ट्रैवल हो सकती है, नॉट इन द स्पेस और वैक्यूम. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटी. दिस इज द सॉलिड एक्टिविटी. इसमें ये एक एक्टिविटी है जिसमें कि हम कह सकते हैं दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड, बिकॉज स्टूडेंट सी व्हाट हैपन व्हेन अ पर्सन मेक अ साउंड ऑन दिस टेबल, ओके, इट गेट स्टक. ये साउंड प्रोड्यूस हुई, इसकी मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेट होते हुए यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करते हैं, एंड थ्रू दिस यहाँ पे जो वाइब्रेशन है सुनाई दी, तो वाइब्रेशन सुनाई दी, इट मीन्स साउंड प्रोड्यूस हुआ. लाइक दैट द सेम दिस इज द अनदर वन. इसमें लिक्विड के बारे में हम बात कर रहे हैं. हमने इस स्क्विकी टॉय लिया, पॉलीथीन में इसे रैप किया और टाई करके इसे हमने बकेट में डाल दिया. वाटर है इस बकेट में. व्हेन वी प्रेस दिस स्क्विकी टॉय, ओके, आफ्टर सम टाइम इट गेट स्टार्टेड ओपन, मतलब फूलना शुरू होगा. जब ये फ्लफी बनेगा तो हम वी कैन हियर द साउंड दैट प्रोड्यूस बाय दिस स्क्विकी टॉय. बिकॉज वो फूल रहा होगा तो इसमें से कुछ साउंड प्रोड्यूस होगी. सो इन दिस वे वी कैन से दैट द साउंड ऑल्सो ट्रेवल इन द लिक्विड. द नेक्स्ट वन इज this to show that the sound can travel through a gases में कैसे travel होता है. we have taken this balloon and filled air, हमने इसमें air fill की, टाई किया. okay, now press it towards your ear, आपने ear के पास उसे ले जा करके प्रेस किया, and scratch its other end, इसने हमने क्या किया, इसका जो एक पोर्शन है यहाँ पे स्क्रैच करना शुरू किया. now we can hear the sound through this part. हमने स्क्रैच यहाँ पे किया बट साउंड हमें यहाँ पे सुनाई देगी, बिकॉज फ्रॉम हेयर टू हेयर द वाइब्रेशन, द मॉलिक्यूल्स गेट डिस्टर्ब एंड दे डिस्टर्ब द अनदर वन. सो द मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग एंड when the molecules of any object get vibrate, it produces sound. So in this way we can say that the sound reaches to our ear. So हम ऐसा कह सकते हैं कि साउंड गैसेस में भी ट्रेवल होता है. So student, we have completed our content. Now these are the long questions that you have to write it in your notebook. The first one is then write an experiment to show that the sound cannot travel in vacuum. Vacuum में sound travel नहीं होता. This can be proven by the activity number 6 in your textbook. You can see it in your textbook. Let's have a look. So student, this is an activity that can be performed. Okay, sound travel in a vacuum. Vacuum में travel हो रही है sound through this bell jar. You can see. Okay, you have to write this in your fair notebook. Now this is the question number 2. How do we hear sound through the ears with the help of a diagram? See student, what happen, जो हमारे आउटर ईयर होता है, जब वहाँ पे साउंड वेव्स ट्रेवल होकर आती है तो वो एक नैरो पैसेज से, दैट इज द ईयर कैनल से होते हुए हमारे ईयर ड्रम तक जाती है. व्हेन द ईयर ड्रम वाइब्रेट, जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है तो उसमें से जो इनकमिंग साउंड है वो साउंड वेव्स कहाँ तक सेंड की जाती है, टीनी बोन्स तक जो हमारे ईयर्स में होती हैं. दीज बोन्स आर कॉल्ड द मैलियस, कर्नस, incus and steps. So student, through this we can say that the ear, how sound travel through our ears. Okay, let's have a look on the diagram. So student, this diagram you have to prepare, you have to draw in your fair notebook for the long question 2. Okay, so that's all for today. Goodbye. Students, welcome to our online classes. This is for class 8. In previous class, we have completed our 30th chapter of Unit 4, and today we start our new unit and new chapter, Unit number 3rd, Disaster Management. ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी कोई आपदा आती है हमारे देश पे, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे कहीं आग लगना हो, ठीक है, तो उन सब का प्रबंध हम कैसे करते हैं कि कहीं पे बाढ़ आ गई तो हम उससे बचाव कैसे करेंगे, कहीं पे भूकंप आ गया तो हम उससे बचाव कैसे करेंगे, कहीं पे आग लग गई तो हम उससे अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे. तो अब हम चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 24, व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट. की डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंध क्या होता है, आपदा प्रबंधन क्या होता है. डिजास्टर का मतलब होता है आपदा और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन. की आपदा प्रबंधन क्या होता है. फोकसिंग पॉइंट्स आर नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, इफेक्ट ऑफ ए डिजास्टर, मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर. डिजास्टर इज डिफाइंड एज एन एक्सीडेंट और ए नेचुरल कैटास्ट्रोफी which can cause great loss of life
and destruction of property. There are two types of disaster. They are कि डिजास्टर क्या होता है, कोई एक्सीडेंट या कोई नेचुरल तबाही, मतलब या तो कोई एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट का मतलब यहाँ पे कोई इंसिडेंट ऐसा घट जाए, कोई घटना, कोई दुर्घटना घट रही है, या जो प्राकृतिक रूप से तबाही हो रही है जिसके कारण ग्रेट लॉस हो रहा है लोगों का, जीवन का, और बहुत ज़्यादा ही विनाश हो रहा है प्रॉपर्टी का। ठीक है, दे आर टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर, की दो प्रकार के डिजास्टर होते हैं। वो है, फर्स्ट है नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा। कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है, दीज आर द डिजास्टर्स, कि ये वे आपदाएं हैं विच ऑक्योर बिकॉज ऑफ नेचुरल फिनोमिना लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन, सुनामी, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा। कि ये क्या होते हैं बेटा, नेचुरल डिजास्टर वो होते हैं जो प्राकृतिक घटनाएं, प्रकृति की घटनाओं के कारण घटित होते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, भूकंप है, ठीक है, फ्लड है, बाढ़, साइक्लोन, चक्रवात, सुनामी। बेटा देखो, एक सुनामी के अंदर आप लोगों को ये पता भी होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ कि सुनामी बोला जाता है तो उसमें एस से स्टार्ट होता है, लेकिन सुनामी स्टार्ट किससे होता है, टी से। टी इसमें साइलेंट रहता है। लैंडस्लाइड इज भूस्खलन, मतलब जमीन का खिसक जाना। ओके, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ फ्लड इन उत्तराखंड, साइक्लोन, चक्रवात, सुनामी एंड लैंडस्लाइड। की ये देखो, ये पूरी जमीन यहाँ से खिसकी हुई है। आप कई बार देखते हो कि रोड बीच में से टूट जाते हैं, ठीक है, धंस जाते हैं नीचे, तो वो क्या होता है, लैंडस्लाइड होती है। ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं। बेटा जो साइक्लोन होते हैं और जो सुनामी होती है, सुनामी मतलब जब जो अपनी सिस्मिक वेव्स हैं, जो अपनी भूकंपीय तरंगे, जब वो बहुत तेजी से बढ़ती हैं तो पानी बहुत ऊंचा उठ जाता है, कई कई फीट ऊंचा उठ जाता है, और उसके कारण पूरा जो दूर तक का एरिया उसके अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, और साइक्लोन क्या होता है कि जब हवाएं चलती हैं तो हवाओं के साथ, हवाओं के प्रभाव के कारण पानी भी ऊपर उठने लग जाता है, तो उसको साइक्लोन कहते हैं। फ्लड होता है कि नदी का पानी, ज़्यादा बारिश हो गई या नदी में ज़्यादा पानी हो गया तो उसके कारण बाढ़ आ गई। साइक्लोन से भी बाढ़ आती है। चक्रवात के आने से जब पानी अंदर तक आ जाता है तो उससे भी बाढ़ आती है। अब हम पढ़ेंगे मैन मेड डिजास्टर। डिजास्टर लाइक प्लेन क्रैशेस, कि प्लेन का क्रैश होना, बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब का ब्लास्ट होना इन ट्रेन एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, कि या तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए या किसी इंडस्ट्री में कोई आग वगैरह लग जाए, विच आर डिलाइबरेटली, या तो वो जानबूझकर हो, और मिस्टेकनली, या फिर गलती से हो, caused by human are known as man made disaster, और जो मानव के द्वारा या तो जानबूझकर की गई हो या गलती से हो गई हो तो इसको क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। ठीक है, मैन मेड डिजास्टर कहते हैं, मानव के द्वारा। एक तो अभी मैंने पढ़ा कि प्रकृति का आपदा, ये मानवीय आपदा है, मानवीय कारण, जैसे कि मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं ना, मानव के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज, तो ऐसे ही मैन मेड डिजास्टर भी है कि मानव के द्वारा जो डिजास्टर आते हैं। In order to lessen the effect of disaster on life and property, we must understand them and be prepared for every kind of disaster. कि इफेक्ट कि लोगों के जीवन और लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर इनका असर होता है, तो उससे हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि डिजास्टर क्या चीज़ होती है, और हमें प्रिपेयर रहना चाहिए प्रत्येक प्रकार की डिजास्टर से। ओके, प्रत्येक प्रकार की डिजास्टर से बचने के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। देयर आर सर्टेन रीजन्स विच आर प्रोन टू हैजार्ड और नेचुरल फिनोमिनन दैट कैन कोज ए डिजास्टर, कि बहुत सारे सर्टेन रीजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो जुड़े हुए हैं खतरों से और प्राकृतिक आपदा, मतलब कि वो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे या तो कभी साइक्लोन आता रहता है, या वहाँ पे अर्थक्वेक आता रहता है, या वहाँ पे फ्लड आती रहती है, तो कोई ना कोई रीज़न होता ही है वहाँ पे। तो वो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो इन सारी घटनाओं से घिरे हुए रहते हैं हमेशा, या वहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। फॉर इंस्टेंस, की उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि टाउन्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर, की जो कस्बे नदी के किनारे बसे हुए हैं, एंड मोर प्रोन टू फ्लड, कि उनमें ज़्यादा खतरा रहता है बाढ़ आने का। ठीक है, एंड कोस्टल एरियाज आर प्रोन टू सुनामी, और जो कोस्टल एरियाज होते हैं, तटीय इलाके होते हैं, वहाँ पे सुनामी आने का खतरा रहता है। उसके बाद है
एंड साइक्लोन्स, कि वहाँ पे सुनामी आती है या साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, चक्रवात आते हैं या वहाँ पे सुनामी आती है। देयर इज ऑलवेज ए स्केयर ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन प्लेस इन वोल्केनोज, और वहाँ पे खतरा रहता है कि जो वोल्केनिक इरप्शन प्लेसेस होते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे वोल्केनो आ जाएंगे। जैसे कि इन इंडिया द हिमालयन रीजन इज प्रोन टू अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड एवलांसेस, कि बहुत सारे हिमालय रीजन, भारत के अंदर कौन सी जगह है, भारत में हिमालय रीजन जो है वो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि वहाँ पे या तो अर्थक्वेक आएगा, वहाँ पे भूस्खलन होगा, या वहाँ पे एविलांसेस का मतलब क्या होता है, हिमस्खलन, बर्फ का फिसलना, ठीक है, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े फिसल फिसल के नीचे आ जाते हैं, तो उससे बहुत सारा नुकसान होता है। इंडिया इज प्रोन टू डिजास्टर एंड as a result the Indian government has taken up steps to create awareness among the people of the hazards। और इंडिया के अंदर जो ये डिजास्टर इन सारे क्षेत्रों में आते हैं तो उनसे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं इनके लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए लोगों में, कि लोग इन आपदाओं से कैसे बच सकते हैं, लोग इन आपदाओं से कैसे दूर रह सकते हैं। मैनी प्रोग्राम्स हैव बीन कंडक्टेड वेयर द पीपल आर ट्रेंड हाउ टू प्रिवेंटेड मेजर इन केस ऑफ ए डिजास्टर, कि बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं जिसमें लोगों को तैयार किया जाता है कि लोग इन जो डिजास्टर्स हैं या जो जैसे अर्थक्वेक आने वाला है कि धरती हिलने लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें घर के कोनों में आ जाना चाहिए, या जैसे मेज़ वगैरह के नीचे अपने सिर को ढक के बैठ जाना चाहिए, या उस बिल्डिंग से बहुत दूर निकल जाना चाहिए। अगर निकलने का मौका ना मिले तो घर के जो कोने होते हैं या मेज वगैरह होती है उनके नीचे बैठ जाना चाहिए। तो ये सारे बहुत सारी जो वहाँ पे लोग मतलब इंजर्ड लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए, तो बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को इन प्रोग्राम्स में। अबाउट 60% ऑफ इंडियन जियोग्राफिकल टेरिटरी इज vulnerable to earthquakes, 12% to flood, 8% to cyclone and 70% to floods। कि भारतीय जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, भारतीय जो भौगोलिक भूमि है उसका 60% तो अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पे, 12% वहाँ पे बाढ़ आती है, 8% वहाँ पे साइक्लोन और 70% पे फ्लड्स आती हैं, ठीक है। ये बेटा 2 टाइम्स फ्लड है कि एक तो फ्लड है जो कॉमनली फ्लड आती है, दूसरी फ्लड है या तो सुनामी से या साइक्लोन से जो फ्लड आती है। ये देखिए आपके सामने 2 पिक्चर्स हैं, एक प्लेन क्रैश एक्सीडेंट है जो यहाँ पे हुई है तो उससे क्या हो रहा है कि ये भी मैन मेड डिजास्टर है। उसके बाद ये ट्रेन एक्सीडेंट है तो ये भी मैन मेड डिजास्टर है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ए डिजास्टर की, एक डिजास्टर से, एक आपदा से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ए डिजास्टर, की डिजास्टर से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। फर्स्ट है लॉस ऑफ लाइफ, जीवन का लॉस होता है, मतलब बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इंजुरी टू ह्यूमन एंड एनिमल्स, मानव और पशु दोनों को चोटें लगती हैं, इंजरी होती है, घायल हो जाते हैं। डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो हमारी प्रॉपर्टी है जैसे कि ज़मीन है या कोई बिल्डिंग है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब जो हमने वहाँ पे साज सज्जा की हुई है, जो भी फर्नीचर वगैरह है या जो भी हमने जैसे भी मैनेज किया हुआ है वो पूरा डैमेज हो जाता है। एनवायरमेंटल डैमेज, जो वातावरण का भी नुकसान होता है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड, लॉस ऑफ लाइवलीहुड का मतलब है कि जो हमारी जीविका होती है उसका भी नुकसान होता है ना। जब बाढ़ आ जाती है तो हम वहाँ पे अब एक जगह से छोड़ के हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, या बारिश के मौसम में या बाढ़ आने के टाइम पे हम कोई काम नहीं कर पाते। साइकोलॉजिकल डैमेज, जो मतलब कि मानव मानसिक रूप से भी यहाँ पे उसका, मान लो कहीं पे ज़्यादा बाढ़ आ रही है, किसी व्यक्ति की फसल का नुकसान हो रहा है तो वो मन से भी बीमार हो जाएगा। आउटब्रेक ऑफ डिसीजेज, और बहुत सारी बीमारियां यहाँ से होने लग जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, I hope you understand the chapter. Now we do the remaining chapter in next class. Now we do the exercise of this chapter. First of all, we do the fill in the blanks. First fill in the blanks is dash is defined as an accident or natural catastrophe. तो क्या है डिजास्टर, कि डिजास्टर को हम किसी एक्सीडेंट या किसी
मतलब तबाही के रूप में देख सकते हैं। आपदा को हम किसी दुर्घटना या किसी प्राकृतिक तबाही के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड इज ए डिजास्टर कॉजेज ग्रेट डैश ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, कि डिजास्टर के कारण क्या होता है कि जीवन का भी बहुत सारे लोगों अपने जीवन को भी खो देते हैं और प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। थर्ड इज देयर आर सर्टेन रीजन्स विच आर प्रोन टू डैश और नेचुरल फिनोमिना दैट कैन कोज ए डिजास्टर, कि बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो किसी न किसी आपदा के लिए या किसी न किसी प्राकृतिक घटना के लिए, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई प्राकृतिक घटना या वहाँ पे कोई ना कोई आपदा आई रहती है। ऐसे कुछ सर्टेन रीजन्स हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जो टाउन्स बैंक ऑफ द रिवर्स होते हैं वहाँ पे फ्लड आती है, कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे साइक्लोन या सुनामी आती है, तो हिमालय रीजन में अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, एवलांसेस होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं। इन इंडिया द थर्ड है ना फोर्थ है, इन इंडिया द डैश रीजन इज प्रोन टू अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड एवलांचेस, कि जो इंडिया के अंदर कौन सी जगह ऐसी है, तो हिमालयन रीजन है जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, लैंडस्लाइड होती है और एवलांचेस होते हैं। फिफ्थ इज डैश ऑन द बैंक ऑफ रिवर आर मोर प्रोन टू फ्लड, कि फ्लड कहाँ पे ज़्यादा आती है, तो टाउन्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स पे, ठीक है। और कोस्टल एरिया आर प्रोन टू सुनामी एंड साइक्लोन, की जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे या तो सुनामी आती है या साइक्लोन आते हैं। नाउ वी डू द सेकेंड क्वेश्चन, लेबल द पाई चार्ट। बेटा ये पाई चार्ट है, आपने मैथ में भी किया है, आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कल की क्लास में मैं इसको कराऊंगी। अब हम करते हैं सी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। अबाउट 60% ऑफ द इंडियन जियोग्राफिकल टेरिटरीज वुलनरेबल टू अर्थक्वेक्स, तो क्या है ये? ट्रू है। द रेड क्रॉस इज ए डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि रेड क्रॉस जो है वो एक आपदा प्रबंधन संगठन है, तो ये भी ट्रू है। डिजास्टर विच आर डिलाइबरेटली और मिस्टेकनली कॉज्ड बाय ह्यूमन आर नोन एज मैन मेड डिजास्टर, दिस इज ट्रू। नेचुरल डिजास्टर्स आर द डिजास्टर विच occur बिकॉज ऑफ नेचुरल फिनोमेना, ट्रू। One most important step is to be always prepared for any kind of disaster, it is also true. I hope students you understand all the points of the chapter and the 2 points of A and C part of our exercise very well. बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और जो B part है वो आपको खुद से ट्राई करना है, do it yourself and we do the remaining chapter in next class. Thank you. Have a nice day. Hello student, I Priyanka ma'am. Today's session teach you subject GK. Here class is 8th and our topic is chapter number 22 Great Achievers. Previous video में हमने chapter 20 and 21 किए थे. Today's my topic is Great Achievers. यहाँ पे कुछ personalities के नेम गिवन है जिन्होंने अपने वर्क के लिए अवार्ड अचीव किए थे और वो इस वर्ल्ड में फेमस हुए थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ग्रेट अचीवर्स। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 22 इज ग्रेट अचीवर्स। हियर सम पर्सनालिटीज नेम गिवन दैट आर रिमेंबर्ड फॉर देयर ग्रेट वर्क। ओके, फर्स्ट वन इज ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। His theory relativity found application in physics. उन्होंने फिजिक्स की बहुत सारी जो थ्योरीज है वो प्रोवाइड की in a big way. His famous equation is E is equal to mc square is a path breaking landmark in the world of physics. Okay, means जो ये फॉर्मूला है इक्वल टू एम स्क्वायर, ये बहुत मोस्ट वाइडली यूज होता है फिजिक्स सब्जेक्ट में। तो स्टूडेंट वो ग्रेट पर्सनालिटी कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। ओके, नेक्स्ट वन इज ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द वर्ल्ड, कमांडर इन चीफ ऑफ फ्रेंच आर्मी। जो फ्रांस आर्मी है उसमें वो एक कमांडो थे। ही वॉन द ब्रिलियंट विक्ट्रीज over Australian and Russian which made him master of Europe. Okay,
Eventually, he was defeated in the Battle of Hundred in 1815 and died in exile at St. Helena. और उसमें वो St. Helena के वहाँ मारे गए थे. ओके, तो स्टूडेंट ये एक आर्मी पर्सन थे जिन्होंने जो मिलिट्री है उसमें अपनी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड की थी. तो आंसर इज नेपोलियन बोनापार्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज he is the first black president in South Africa. He was conferred the Nobel Peace Prize in 1993 for negating the end of apartheid. He was the recipient of Jawaharlal Nehru Award. और इनको कौन सा अवार्ड मिला था? जवाहरलाल नेहरू अवार्ड. और ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के. एंड ही इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन 1979 एंड भारत रत्न इन 1990. मीन्स इसको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं. एंड ही वाज कन्फर्ड द गांधी पीस प्राइज इन 16 मार्च 2001. तो आंसर इज नेल्सन मंडेला. ओके, नेक्स्ट वन इज ही इज द फिजिकली चैलेंज मीन्स जो अपाइज थे एंड द व्हीलचेयर बाउंड ब्रिटिश साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट कैम्ब्रिज. ही इज द ऑथर ऑफ इंटरनेशनल बेस्ट सेलर. इन्होंने ये बुक राइट की थी, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एंड इज इम्पोर्टेंट फोर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड कॉस्मोलॉजी. तो इन्होंने अपाइज होते हुए भी बहुत सारी थ्योरी प्रोवाइड की और ये मैथमेटिशियन भी थे और एक साइंटिस्ट भी थे, दोनों थे. आंसर इज स्टीफन हॉकिंग. ओके, नेक्स्ट वन इज ही वाज ए स्वीडिश इंजीनियर. ही इन्वेंटेड डायमेटी. ही amassed huge wealth from the manufacture of explosive, out which 6 prizes are given annually for outstanding work: physics, chemistry, medicine, literature, peace and economics. Answer is अल्फ्रेड नोबल. तो स्टूडेंट इनको 6 प्राइज मिले हुए थे, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स. ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे और एक इंजीनियर थे. ह्यूज वेल्थ मीन्स इनको पास पैसा भी बहुत अधिक था. ओके, next one is he is the embryologist at Roslin Institute of Scotland. He is called the father of Dolly, the sheep's first cloned adult mammal. His team took a single cell from the udder of sheep and turned it into a viable embryo, mating it with unfertilized egg implanted in a surrogate mother. The result was Dolly. Means जो ये surrogate mother वाला साइंटिस्ट ने जिन्होंने निकाला था वो यही थे कि जो surrogate mother बन सकती हैं. मीन्स किसी दूसरे के एग के थ्रू उसको फर्टिलाइज करके, सॉरी अनफर्टिलाइज एग को इम्प्लांटेड करके surrogate मदर के अंदर डाल के फिर उससे बेबी प्रोड्यूस होता था. तो ये सबसे पहले इन्होंने एक सिप मीन्स एक भेड़ के थ्रू इस चीज को प्रूव किया था. सबसे पहले इन्होंने एक सिप को सैरोगेट मदर बनाया था और उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका नाम इन्होंने क्या रखा था? डोली. आंसर इज लैन विल्मट. ओके, so student, these are some great personalities that are famous for their hard work and their important theories. Okay, so you have to learn for your exam that topic, great achiever. Good morning student, welcome to online classes. This is Saroj. So student, for class 8, now we are going to start the new chapter, that is the पैडलर्स कारवान. यानी कि एक पैडलर्स का कारवां क्या है. तो ये पैडलर्स देखिए आप, बिफोर वी रीड हम देखते हैं. अ पैडलर हैज़ नो फिक्स्ड होम.
जो पैडलर्स यानी कि खाना बदोश जो बंदा होता है उसका अपना कोई फिक्स होम नहीं होता है। ही मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग गुड्स, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है सामान को बेचता हुआ चलता रहता है। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑल्सो मूव विद हिम इन द कारवां, और उस कारवां के साथ साथ उसके बच्चे और उसकी पत्नी भी साथ रहते हैं। ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन वेल्थ, और वो अपनी जो है चीज का खुद ही मास्टर होता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन हिज अबाउट व्हाट टू डू, अब उसके पास किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होता है कि उसे क्या करना है, व्हेन टू डू कब करना है, और हाउ टू डू और कैसे करना है। द पोएट likes this carefree life of the paddler and wants to like him, और जो पोएट जो है वो इस तरह के जो है खाना बदोश लोग की ज़िंदगी से काफ़ी जो है प्रभावित होता है, और उसकी वो खुद चाहता है कि वो भी ऐसे ही ज़िंदगी जिए। सो स्टूडेंट देखिए, आई विश आई लिव इन अ कारवां, मैं चाहता हूँ कि मैं एक कारवां में रहूँ। विद अ हॉर्स टू ड्राइव, जिसमें कि जो मेरा जो कारवा हो उसको कौन ड्राइव करे, हॉर्स ड्राइव करे। लाइक द पैडलर मैन, जैसे कि पैडलर मैन का होता है। पैडलर मैन यहाँ पे द पर्सन हु जस्ट सेल द थिंग्स एंड बीइंग विद अ मूव इन द प्लेस, तो वो चीज़ें हैं ये पैडलर मैन। तो वेयर ही कम्स फ्रॉम नो बडी नोज, चूँकि जिसको भी कोई देखे तो उसको ये भी ना पता चले कि ये कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, और वेयर ही गोज, और कहाँ जाएगा, बट ही गोज, लेकिन वो जाता है। जिसको ये नहीं पता होता है कि उसने कहाँ से शुरुआत की और उसका कहाँ उसकी जो है जर्नी खत्म होगी, लेकिन फिर भी स्टिल ही जस्ट कीप ऑन गोइंग। हिज कारवा हैज विंडोज टू, और उसके जो कारवा में जो है खिड़कियां भी होती है। एंड अ चिमनी ऑफ टिन, और एक टीन की चिमनी भी होती है जिसमें कि दैट द स्मोक कम्स आउट, और जिसमें से जो है स्मोक बाहर निकलती है। ही हैज़ अ वाइफ, उसकी एक वाइफ भी है। विद अ बेबी बॉर्न, और उसका एक बच्चा भी है। एंड दे गो राइडिंग फ्रॉम टाउन टू टाउन, और वो जो है टाउन टू टाउन जो है उसमें राइड करके चलते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, पोएट एक कारवां में एक जो है लकड़ी का जो है एक कारवां बनाया जाता है, जिसमें एक छोटे से घर की तरह से कंपैरिजन होता है। उसमें उनकी जो है ज़रूरत के सारा सामान उस कारवां के अंदर ही होता है, और उस कारवां में एक चिमनी भी होती है जिसमें अगर वो खाना बनाते हैं तो धुआं उस चिमनी के थ्रू बाहर निकलती है। तो जो है इसमें पोएट सेम जो है वो डिज़ायर करता है कि उसके पास भी ऐसा ही कारवां हो, और वो भी उस कारवां की तरह जो है अपनी लाइफ को मूव करे। क्योंकि लाइफ में उस कारवां में ना तो ये प्रॉब्लम होती है कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। तो उस कारवां पर्सन यानी कि पैडलर मैन की लाइफ से इंस्पायर होकर द पोएट वांट्स हिमसेल्फ टू बी ए पैडलर मैन, वो जो है पैडलर मैन की तरह ही अपने आप को जो है चाहता है, टू लिव सेम एज पेडलर मैन। तो नेक्स्ट देखिए, चेयर्स टू मेंट एंड डेल्फ टू सेल, उसके पास जो है चेयर होती है जो उसको वो ठीक करना जानता है, और यह है डेल्फ टू सेल, और डेल्फ यानी कि जैसे पोइट्स है, पॉट है, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो वो सेल करता है, जो उसके पास रखी हुई हैं। ही क्लासेस द बेल्स लाइक अ बेल, यस, वो जो है जिस तरह से घंटी की तरह बजते हुए वॉइस करते हुए वो अपनी चीज़ों को सेल करता है। टी ट्रेस बास्केट्स रैंक इन ऑर्डर, अब उस वो क्या कहते हैं कि ट्री की ट्रेस होती है, बास्केट्स होती हैं, उन सबको लेकर के जो है वो वहाँ से कारवां से निकलता है। प्लेट्स विद एन अल्फ़ाबेट फ्रॉम द बॉर्डर, और इस तरह से जो है उसके पास ये सामान का डिस्क्रिप्शन दिया है जिसे वो बोल करके गांव गांव शहर शहर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ही जस्ट से लाइक दैट एंड ट्राई टू सेव हिज थिंग्स। सो नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ,
The roads are brown and the sea is green, but his house is just like a bathing machine. यानी कि रोड जो है ब्राउन है और सी जो है ग्रीन है, सागर वो हरा दिख रहा है, लेकिन बट हिज हाउस इज जस्ट लाइक अ बाथिंग मशीन, लेकिन उसका जो घर है वो एक ऐसा लगता है जैसे बाथिंग मशीन हो. Now the world is round and he can ride, rumble and splash to other side. अब जो है क्या है, वर्ल्ड जो है चारों तरफ से गोल है और वो फिर भी जो है अपने कारवां पर चढ़कर चला जा रहा है. रंबल द स्प्लैश टू द अदर साइड, और इस तरह से वो जो है आसपास होता हुआ जो है दूसरी तरफ जाने को तैयार है. सो स्टूडेंट, विद द पैडलर मैन आई शुड लाइक टू रोम, यानी कि यहाँ पे कंपेयर कर रहा है पोएट अपने आप को पैडलर मैन से. वो कहता है कि जिस तरह से पैडलर मैन जो है घूमता है तो मुझे भी उस तरह से जो है घूमने को मौका मिलना चाहिए, मिलेगा. एंड राइट अ बुक व्हेन आई केम हियर, और जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने एक बुक लिखी. ऑल द पीपल वुड रीड माई बुक, सभी लोग मेरे द्वारा लिखी गई बुक को पढ़ेंगे. जस्ट लाइक द ट्रेवल्स ऑफ कैप्टन कुक, यानी कि और वो ये चीज जो है लाइक करेंगे जो बुक का नाम उन्होंने लिखा है, ट्रेवल ऑफ अ कैप्टन कुक. सो दिस इज द पोएम, और ये एक पैडलर मैन की स्टोरी है. जैसे हम कहते हैं कि ये खानाबदोश जो लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि दे पीपल जस्ट मेक देयर ओन कार्ट एंड जस्ट कीप द थिंग्स वॉट एवर दे वॉन्ट टू जस्ट सेल टू द अदर प्लेसेस in there and one place to another. Whenever they feel that now the night has been started, they stop there and make their food and just sleep in their कारवां itself. तो ये जो चीज़ें हैं वो कारवां के लोगों के यहाँ पे जो है आपका जो है इसमें पोएट ने एक्सप्लेन किया है कि, और उन्होंने एक बुक भी लिखी है, ट्रेवल ऑफ द कैप्टन कुक. सो सी, अब देखिए इसका. नाउ स्टूडेंट, अब ये जो है मैंने आपको ये पोएम आपको एक्सप्लेन कर दी. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज एंड द वर्ड मीनिंग. सो स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन and like the video, share it and subscribe the channel, and don't forget to click on the bell icon. Thank you, take care and bye. This is for 8th class. Students, as you know, we started with the non-finite verbs. Now some topics are completed. Now next we are going to start now. As you see, we completed with the participles to join sentences. दो वो sentences को join करने के लिए कौन से participles use होते हैं, we completed with this topic up to this. And book exercise also I discussed with you how you are going to do this exercise using participles. Now we will start with the next one, that is misplaced participles. It means कि कुछ misplace क्या होता है, misplace होता है कि दूसरी जगह बदलना. तो अब हम इसमें क्या है, गलती से कोई ऐसा पार्टिसिपल है जो गलती से कहीं जहाँ हमें सेंटेंस में पुट नहीं करना था वहाँ पे पुट कर दिया है, उसको करेक्ट करके हमें सेंटेंस को रीफ्रेम करना है. सो यू कैन सी हेयर, रीड दीज सेंटेंसेस. आप पहले इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि हमें इन सेंटेंसेस को कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ तो नहीं रही है. ग्रेजिंग ऑन द ग्रास, द वुमेन ऑब्जर्व्ड द काउज. इसमें जो ग्रेजिंग वर्ड है ये पार्टिसिपल है और इसको हमने स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की प्लेस पे पुट करने के बाद इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा. तो अब हमें पहले ये देखना है, इस सेंटेंस को रीफ्रेम करेंगे और इस सेंटेंस को दोबारा से लिखेंगे. सो इस सेंटेंस को हम इसकी सही सेंसिबल सेंस बनाने के लिए, यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इस सेंटेंस को अब हम रीफ्रेम करेंगे. नाउ लेट्स सी. दिस सेंटेंस सजेस्ट दैट
The women are grazing on the grass, which is absurd. अब आपने देखा होगा इस सेंटेंस को हमने मीनिंगफुल बनाया है बाय पुटिंग दिस एज द वर्ब नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स को पुट करके अच्छे से सेंटेंस में इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया. द वुमन ऑब्जर्व द काउस ग्रेजिंग ऑन द ग्रास. आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि जो इस सेंटेंस का सेंसिबल मीनिंग निकलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसको कंप्लीट करना है. यही इस टॉपिक का मेन मोटिव है कि हमें मिसप्लेस्ड पार्टिकल्स को सेंसिबल बनाने के लिए सेंटेंस को कंप्लीट करना है. Walking through the woods on a snow evening, my eyes fell on a beautiful orchid. अब इस सेंटेंस का सेंस नहीं निकल रहा है, इसको अब हम सेंसिबल करेंगे तो कैसे करेंगे. When I was walking through the woods on a snowy evening, my eyes fell on a beautiful orchid. Now you can see in the important points. In order to rectify misplaced participles, one must identify the participle. पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे पार्टिसिपल को कि कौन सा पार्टिसिपल मिसप्लेस्ड है. फाइंड द नाउन और अ प्रोनाउन इट मॉडिफाइज, कि वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है या प्रोनाउन को. प्लेस द पार्टिसिपल नियरेस्ट टू द नाउन और प्रोनाउन, और पार्टिसिपल को नाउन या प्रोनाउन के बिल्कुल आसपास, नियरेस्ट यानी कि आसपास ही पुट करना है टू मेक द सेंसिबल सेंटेंस. सो ऑन द बेसिस ऑफ मिसप्लेस्ड पार्टिकल्स वी आर हैविंग अ वर्कआउट, मीन्स वी आर हैविंग अ बुक एक्सरसाइज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइज स्टूडेंट्स. इस बुक एक्सरसाइज में भी यही करना है आपको. रीफ्रेम दीज सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू मेक देम सेंसेबल. हमें कुछ वही सेम जो हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे पढ़े थे, उन्हीं इस एग्जाम्पल्स की वजह से उस तरह हमें जो सेंटेंसेस को मीनिंगफुल बनाना है. इस सेंटेंस में कुछ मिसप्लेस हुए हैं पार्टिसिपल्स, उनको करेक्ट प्लेस पे पुट करना है. सिटिंग इन द गार्डन वन डे अ bizarre thought crossed my mind. Now first sentence is sitting in the garden. For making it sensible sense, first sentence is sitting in the garden one day a bizarre thought crossed my mind. So this sentence have no sensible meaning. So let's start with the first sentence is, I have write it down on the blackboard. You see here, a bizarre was sitting in the garden one day, thought crossed my mind. अब एक दिन बिज़ारे क्या था, गार्डन में बैठा हुआ था और उसके मन में एक विचार आया. So this is the meaningful sentence. Now second one is, Millie sat watching and photographing the dragonflies on her balcony. सो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या होगा कि मिली वॉज सेट ऑन हर बालकनी. राइट इट डाउन इन योर नोटबुक लाइक दिस. मिली. सो स्टूडेंट्स, second sentence is meaningful sentences. Millie sat on her balcony watching and photographing the dragonflies. Third sentence is, covered in chocolate syrup and cherries, Parul is enjoying her ice cream sundae. So इसमें आप meaningful sentence क्या होगा कि Parul is enjoying her ice cream sundae covered in chocolate syrup and cherries. So students, we completed with the 3 sentences I have done. Now remaining 3 sentences you have to do it on your own. This is your homework. Thank you everyone.